हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लोकज्ञान चैनल और मैं आपके लिए ला रहा हूँ इम्पोर्टेंट सेक्शंस की एक सीरीज जो बिहार जुडिशरी व अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेक्शन की इस सीरीज में आज हमारा टॉपिक है मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996, है ना, मीडिएशन एंड कंसलेशन एक्ट 1996। तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और मैंने कोशिश की कि इसमें सेक्शन के साथ साथ जो पॉइंट्स डिजिट के रूप में पूछे जाते हैं वो भी आपके लिए कवर कर दूं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 2 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और केवल सेक्शंस नहीं, इसमें तो अदर पॉइंट्स भी इंक्लूड है, हाँ सेक्शंस भी इंक्लूड हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। मध्यस्थम व सुलह अधिनियम 1996 प्रवर्तन कब हुआ था? 22 अगस्त 1996। प्रवर्तन की तिथि याद रखनी होती है, आपको बार बार बताता हूँ मैं, हर एक एक्ट की प्रवर्तन की तिथि याद रखिए। तो प्रवर्तन हुआ था 22 अगस्त 1996 को। 4 पार्ट में बटा हुआ है मध्यस्थम व सुलह अधिनियम। पहला पार्ट है घरेलू या देसी मध्यस्थतम, ये धारा 1 से धारा 43 तक दिया गया है। कतिपय विदेशी पंचांडों का प्रवर्तन धारा 44 से धारा 60 तक दिया गया है। सुलह धारा 61 से धारा 81 तक दी गई है। और अनुपूरक उपबंध धारा 82 से धारा 96 तक दिए गए हैं। मध्यस्थम की परिभाषा धारा 2(1) का में दी गई है। मध्यस्थम की परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा 2(1) का में। मध्यस्थम करार की परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा 2(1) खा में। मध्यस्थम करार की परिभाषा धारा 2(1) खा में। मध्यस्थम पंचांड की परिभाषा धारा 2(1) गा में। ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं, सेक्शन जरूर याद रखिएगा। मध्यस्थम पंचांड की परिभाषा धारा 2(1) गा में। मध्यस्थम अधिकरण की परिभाषा धारा 2(1) घ में। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम धारा 2(1) चा में। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन क्या है? अगर मध्यस्थों की संख्या निर्धारित नहीं है तो कितने मध्यस्थ होंगे? मान लीजिए जो मध्यस्थम अधिनियम मध्यस्थम एक्ट है, उसके अंतर्गत जो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया पार्टीज में, और उसमें मेडिएशन करने वाले लोगों की संख्या निर्धारित नहीं, तो कितने लोग मध्यस्थ होंगे? 1 लोग मध्यस्थ होगा। किस धारा में प्रावधान है? धारा 10 में बताया गया है। आपसे डायरेक्ट संख्या भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखनी होगी 1। ठीक है, अगला पॉइंट है जहां मध्यस्थ की नियुक्ति में पक्षकार विफल है वहां मध्यस्थ की नियुक्ति कौन करेगा? मतलब जहां मीडिएटर की नियुक्ति करने में पार्टीज अनसक्सेसफुल हो गई हैं, वहां पर कौन करेगा मध्यस्थ की नियुक्ति? तो वहां पर मध्यस्थ की नियुक्ति न्यायालय करेगा। मध्यस्थ किसी भी राष्ट्रीयता का होता है, मतलब मध्यस्थ के लिए जरूरी नहीं है कि कंपनी जिस देश में कॉरपोरेशन प्राप्त की है या कंपनी जिस देश में बनी हुई है उसकी राष्ट्रीयता का मध्यस्थ किसी भी राष्ट्रीयता का हो सकता है। अगला पॉइंट है एकल या तृतीय मध्यस्थ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में पक्षकारों से भिन्न राष्ट्रीयता का होगा। मान लीजिए 2 देशों में कंपनी है अलग अलग, मान लीजिए यहाँ की कंपनी और इंग्लैंड की कंपनी में विवाद है। ठीक है, तो अब अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम के पास मामला आ जाएगा, क्योंकि 2 देशों की कंपनियों के बीच है। तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम के अंतर्गत एक, अगर मान लीजिए उनको पार्टीज को पावर है कि वो मध्यस्थ नियुक्त करो, उन्होंने सूचना दे रखी कि एक ही मध्यस्थ नियुक्त होगा, मतलब ये करार कर रखा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो वो मध्यस्थ अदर राष्ट्रीयता का होगा उन दोनों कंपनी की। मतलब ना तो वो इंडिया से हो सकता है, ना ही इंग्लैंड से हो सकता है, वो अदर किसी राष्ट्र का होगा। अगर 3 मध्यस्थ की नियुक्त करने की व्यवस्था की है तो 2 तो इन देशों के हो सकते हैं, लेकिन जो तीसरा पर्सन होगा वो अदर कंट्री से होगा। ठीक है, तो ऐसा बायसेस को रोकने के लिए किया गया है, पक्षपात को रोकने के लिए किया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ मैंने वही पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो एग्जाम में प्रॉपर रूप से पूछे जाते हैं। एक सूचना ये है कि अगर आप लॉ ज्ञान के पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर 7017254445 पर मैसेज करके आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लॉ और जीएस दोनों के बिहार एपी और बिहार जुडिशरी के लिए पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगला पॉइंट है 3 मध्यस्थों में पक्षकार 1 मध्यस्थ व 2 मध्यस्थ मिलकर तथा 3 मध्यस्थों में पक्षकार 1 मध्यस्थ मिलकर तथा तीसरे की नियुक्ति करेंगे जो पीठासीन होगा। मतलब अगर 3 मध्यस्थ नियुक्त करने हैं तो पक्षकार 1 मध्यस्थ नियुक्त कर देंगे, और फिर जो 2 मध्यस्थ नियुक्त किए गए हैं वो थर्ड पर्सन को चुनेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी पार्टी को दे दिया जाता है तो पार्टी फिर अपने जो मतलब कहना चाहिए उसमें बायसेस हो जाएगी कि
हमारे बारे में जो अच्छा सोचता है हम उसको मध्यस्थ नियुक्त करते हैं। और अगर यहाँ पे ये प्रावधान कर देते हैं कि दोनों लोग सहमति से नियुक्त कर दो, तो अगर इतनी सहमति होती तो मध्यस्थतम की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है ये कि अगर 3 मध्यस्थ की नियुक्ति होनी है तो दोनों पक्षकार एक एक मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और वो मिलकर तीसरा मध्यस्थ नियुक्त करेंगे, वो मध्यस्थ मिलकर तीसरा मध्यस्थ नियुक्त करेंगे, और जो तीसरा मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा वो पीठासीन होगा। ठीक है, वो हेड होगा उस बेंच का। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मामले में एकल या तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति पर भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति नियुक्त करेगा। ऐसा मध्यस्थ पक्षकारों की राष्ट्रीयता से भिन्न होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, शायद पिछले या उससे पिछले एग्जाम में आया था, तो इसको देख लेते हैं अच्छे से। इस पॉइंट को समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मामला हो, मतलब ऐसा मामला हो जो इंटरनेशनल लेवल पर हो, मतलब 2 कंट्रीज की कंपनियों में या 2 कंट्रीज की पार्टीज में केस चल रहा हो। ठीक है, मतलब केस नहीं, यहाँ पे कहेंगे मीडिएशन होना हो। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मामले में एकल या तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति, अगर एक की नियुक्ति होनी है तो भी, और अगर तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति होनी है तो भी। अब यहाँ पे आप पूछेंगे 5वें मध्यस्थ की नियुक्ति होनी तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑड या एक। तो अगर एकल या तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस पर कौन डिसीजन लेगा, या तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मामले में अगर भारत एक पक्षकार है तो कौन करेगा, किसको पावर है, तो CJI को ये पावर है भारत की तरफ से। ठीक है, अगर 3 मध्यस्थ है तो उसमें जो तीसरा मध्यस्थ है उसके लिए इंडिया को पावर मिली हुई है, इंडिया में चीफ जस्टिस को पावर मिली हुई है। ऐसा मध्यस्थ पक्षकारों की राष्ट्रीयता से भिन्न होगा, मतलब ऐसा मध्यस्थ जो नियुक्त करेगा, मान लीजिए CJI मध्यस्थ नियुक्त कर रहे हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य विवाद चल रहा है, तो हो सकता है वो ब्रिटिश नागरिक को, हो सकता है वो अमेरिकन नागरिक को, हो सकता है वो अदर किसी कंट्रीज के किसी नागरिक को अपॉइंट करें, बट ना तो इंडिया का होगा वो पर्सन और ना ही ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है। ये वही रिस्ट्रिक्शन है जो पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा था। ठीक है, मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती किस धारा में दी जाती है, धारा 13 में। मध्यस्थतम अधिकरण अपनी अधिकारिता के मामले में स्वयं निर्णय लेगा, धारा 16 में। CRPC CPC एविडेंस कुछ भी मध्यस्थतम अधिकरण पर लागू नहीं होते हैं। ये आपसे डायरेक्ट पूछा भी जाता है क्वेश्चन, क्या प्रोसीजरल लॉ मध्यस्थतम अधिकरण पर लागू होते हैं, तो मध्यस्थतम अधिकरण पर प्रोसीजर लॉ लागू नहीं होते हैं। ये धारा 19 में प्रावधान है। मध्यस्थतम अधिकरण की कार्रवाई का स्वरूप कैसा माना जाता है, तो ये अर्धन्यायिक माना जाता है। अगला पॉइंट है मध्यस्थतम कार्रवाई के प्रारंभ का दिन। तो मध्यस्थतम कार्रवाई के प्रारंभ का कौन सा दिन माना जाएगा, जिस दिन एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को कार्रवाई प्रारंभ करने का अनुरोध किया था, उसे मध्यस्थतम कार्रवाई के प्रारंभ का दिन माना जाता है। अगला पॉइंट है मध्यस्थतम द्वारा बहुमत का निर्णय। मध्यस्थतम द्वारा बहुमत का निर्णय धारा 29 में प्रावधानित है, मतलब मध्यस्थतम जो अपना निर्णय देगा वो बहुमत के आधार पर देगा। इसीलिए ये व्यवस्था की गई है 1, 3, 5 इस तरीके के मध्यस्थ हों, 2, 4 ये मध्यस्थ होंगे तो बहुमत तक पहुंचना असंभव हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए दोनों पक्षकार बट गए, दोनों मध्यस्थ एक एक पक्षकार की तरफ बट गए, तो फिर कंक्लूजन कैसे निकलेगा। तो फाइनली बहुमत के आधार पर निर्णय होगा, किस धारा में है, धारा 29 में। मध्यस्थतम पंचांग लिखित में होगा और सभी मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। मतलब मध्यस्थतम पंचांग क्या होता है, जो मध्यस्थतम वहाँ पर सुलह हुई है, मध्यस्थों द्वारा जो परिणाम निकाला गया है, जिस विवाद को सुलझाने के लिए जो बिंदु फाइनल किए गए उस पर मध्यस्थतम के जो मध्यस्थ होंगे उनके और पक्षकार दोनों के हस्ताक्षर होंगे। मध्यस्थतम विनिश्चय सभी मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगा। ठीक है, तो मध्यस्थतम विनिश्चय ये जरूरी है कि सभी मध्यस्थ जो है उनके द्वारा हस्ताक्षरित हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। आपसी सहमत से विवाद निस्तारण धारा 30 में है। आपसी सहमत से विवाद का निपटारा किस धारा में दिया गया है, धारा 30 में। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट है मध्यस्थतम कार्रवाई की समाप्ति पंचांग तैयार होते ही हो जाएगी। मध्यस्थतम कार्रवाई की समाप्ति कब होगी, जैसे ही अवार्ड तैयार हुआ, इसको अवार्ड भी कहते हैं, जैसे ही अवार्ड फाइनल हुआ तो मध्यस्थतम कार्रवाई जो है वो समाप्त मान ली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है मध्यस्थतम की अपील हो सकती है। तो मध्यस्थतम की अपील नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर उपचार हो सकता है, एक प्राप्त किया जा सकता है उपचार, और वो उपचार भी धारा 34 में
आवेदन किया जाएगा कि जो माध्यस्थम की प्रक्रिया रही है या माध्यस्थम का जो तरीका रहा है उसमें कोई त्रुटि रही है, लेकिन माध्यस्थम की अपील नहीं हो सकेगी। अच्छा, अपील और इस तरीके से ऑब्जेक्शन या इस तरीके से एलिगेशन, एक तरीके से कहना चाहिए, इनमें अंतर क्या होता है ये हम कभी बहुत विस्तार से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ का, है ना। यहाँ पे हम बस ये देख लीजिए कि अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है क्या माध्यस्थम की अपील हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। उपचार क्या है, धारा 34 में पंचांग को अपास्त करने हेतु तो आवेदन करना होगा, सेट असाइड करने हेतु तो आवेदन करना होगा। और सेट असाइड करने की ग्राउंड क्या होगी, सेट असाइड करने की ग्राउंड ये बिल्कुल भी नहीं होगी कि मैं सहमत नहीं था क्योंकि आपने उस पर हस्ताक्षर किए थे, तो इसका मतलब माना जाएगा कि आप सहमत थे। सेट असाइड करने की ग्राउंड ये होगी कि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया या किसी प्रकार की बायसेस हुई हैं, मतलब ऐसी जो इलीगलिटी प्रोसीजर में ला दें या इलीगलिटी फाइनल मध्य जो पंचांग तैयार हुआ, अवार्ड तैयार हुआ, उसमें ला दें, तो ऐसी ग्राउंड उठा के उसको सेट असाइड करने की मांग की जा सकती है, उसकी अपील नहीं हो सकती। और ऐसी सेट असाइड करने की मांग कितने टाइम के भीतर की जाएगी, तो ऐसी सेट असाइड करने की मांग 3 माह के भीतर की जाएगी। अगला पॉइंट है, पक्षकार की मृत्यु से माध्यस्थम करार समाप्त नहीं होता। पक्षकार की मृत्यु से माध्यस्थम करार समाप्त नहीं होता, धारा 40 में प्रावधानित है। अगर पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिणाम माध्यस्थम करार समाप्त नहीं होगा, बल्कि जो जिस बारे में माध्यस्थतम है उसमें जो विधिक पक्षकार होंगे वो इसके पक्षकार माने जाएंगे। अगला पॉइंट, अगर संविदा शून्य हो जाए तो भी माध्यस्थम खंड प्रभावी रहेगा, शून्य नहीं होगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई संविदा है जिसमें 20 पॉइंट है, ठीक है, लेकिन उसमें एक पॉइंट जो है वो माध्यस्थम के बारे में, मतलब अगर कल को कोई विवाद पड़ता है तो उसका मतलब जो उसका सॉल्यूशन होगा वो कैसे निकलेगा इस बारे में है। तो अब उस बारे में जो पॉइंट है, मान लीजिए माध्यस्थम किसी कारण बस शून्य हो गया, शून्य होने की कंडीशंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई हैं, तो उन्हीं में से किसी कारण से माध्यस्थम शून्य हो गया, तो अब आप ये कह दीजिए कि माध्यस्थम शून्य हो गया, सॉरी करार शून्य हो गया, तो माध्यस्थम का जो पॉइंट था वो भी शून्य हो गया। तो अब किसी प्रकार से अगर कोई विवाद बचा है तो उसका निपटारा करने के लिए कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड है ही नहीं या कोई प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर करार आपका शून्य हो भी गया, ये एक्सेप्शन कैसे आप जान लीजिए कि वैसे तो ये है कि अगर करार शून्य होता है तो उसकी जो सभी उपबंध होते हैं, सभी क्लॉजेज होते हैं, सभी जो पॉइंट्स होते हैं वो अपने आप निष्प्रभावी हो जाते हैं, इफेक्टलेस हो जाते हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिया है कि अगर करार समाप्त हो भी जाता है या करार शून्य मान लिया जाता है तो भी जो माध्यस्थतम का पॉइंट है उसमें वो शून्य नहीं होगा, वो प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा और समझ भी लीजिएगा, इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि अगर माध्यस्थम करार के जो पॉइंट है उसी को शून्य कर देंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। अगला पॉइंट है, विदेशी पंचांगों का प्रवर्तन, मतलब फॉरेनर या ये कि जो फॉरेन में कंसलेशन हुआ है या मीडिएशन हुआ है, उन्होंने जो पंचांग तैयार किए उनका प्रवर्तन यहाँ पर कैसे होगा, तो धारा 49 में सेक्शन 49 में दिया जाएगा। धारा 59 में पारित आदेश की अपील हो सकती है, धारा 59 में पारित आदेश की अपील नहीं हो सकती है। सुलह कार्रवाई का प्रारंभ, धारा 62। एकल सुलहकर्ता की नियुक्ति आपसी सहमति से होगी। एकल सुलहकर्ता की नियुक्ति किससे होगी, आपसी सहमति से। और अगर आपसी सहमति से ना हो पाए तो कौन करेगा, तो न्यायालय करेगा। ज़्यादातर मामलों में न्यायालय ही करता है, प्रैक्टिकलिटी यही हो जाती है, क्योंकि जब इतनी सुलह बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर मामला भी तो सुलझा लेंगे, लेकिन जो प्रोविज़न है वो आपको पढ़ना है। अगला पॉइंट है, पक्षकार सुलहकर्ता को सुझाव दे सकेंगे, धारा 72 में। पक्षकार सुलहकर्ता को सुझाव दे सकेंगे, किस धारा में दे सकेंगे, धारा 72 में। अगला पॉइंट है, सुलह कार्रवाई के दौरान माध्यस्थम कार्रवाई प्रारंभ हो सकेगी। सुलह कार्रवाई के दौरान माध्यस्थम कार्रवाई प्रारंभ हो सकेगी, नहीं हो सकेगी। एक समय पे एक ही कार्रवाई चलेगी, एक समय पे 2 कार्रवाइयाँ नहीं चलाई जाएंगी। अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालय के इस अधिनियम के लिए नियम बनाने की शक्ति, धारा 82 में दी गई। केंद्र सरकार को माध्यस्थम विधि में नियम बनाने की शक्ति धारा 84 में दी गई है। तो ये हमने आप माध्यस्थम व सुलह अधिनियम ऑटोमेटिक आपके लिए समाप्त कर दिया है। इसमें न केवल सेक्शन बल्कि हमने जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट्स बार बार पूछे जाते हैं, वो भी आपके लिए क्लियर कर दिया। अगर 3 क्वेश्चन माध्यस्थम व सुलह अधिनियम से आएंगे तो हो सकता है तीनों, और नहीं तो 2 क्वेश्चन तो आपको इससे मिल ही जाएंगे। तो आप 15 मिनट के अंदर माध्यस्थम व सुलह अधिनियम पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। और कोई इंपॉर्टेंट हमको पॉइंट मिलता है तो मैं आपको MCQ के माध्यम से उसको क्लियर कर दूंगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर किस प्रकार के वीडियो चाहिए और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो आपके लिए कोई लाभदायक है या नहीं है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक तो कर ही सकते हैं और शेयर भी कीजिए, ताकि और लोगों तक भी वीडियो
पहुँचे। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ, इसी तरीके की बेहतर चीज़ें आपके लिए लाके, ताकि आप कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें।